नमस्कार दोस्तों, बिग लर्निंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मूल अधिकार यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक में जिसका उल्लेख है भाग 3 में की पूरी चर्चा हम करेंगे। मूल अधिकार की चर्चा करने से पहले आपको दिख रहा होगा कि एक 11 तारीख की न्यूज है। आप देखेंगे 11 अगस्त 2022 पीसीएस का रिजल्ट आया। उस पीसीएस के रिजल्ट में मां और बेटे ने एक साथ उस परीक्षा को क्रैक किया यानी सफलता पाई। कहने का मतलब है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। कहने का तात्पर्य कि आप हिम्मत मत हारिए। जब तक आपके पास अटेम्प्ट हैं तब तक आप एग्जाम देते रहिए। किसी भी होता है कि हम एक दो एग्जाम देते हैं उसके बाद हिम्मत हार जाते हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ, अब क्या करें। तो हिम्मत रखिए, पेशेंस रखिए और उस पेशेंस के साथ अपनी पढ़ाई को बनाए रखिए। सफलता एक न एक दिन मिलनी है यदि आप अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन्होंने वो कर दिखाया। 42 वर्ष की उम्र में इन्होंने परीक्षा को क्रैक किया। अब सोचिए कि एक मां और बेटे दोनों एक साथ एग्जाम में बैठ रहे हैं। वह परिवार भी इन लोगों का कितना सपोर्ट किया होगा, तभी जाकर सफलता मिली है। एक परिवार का, विद्यार्थी के लाइफ में एक परिवार का और दोस्तों का बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। यदि उनका सपोर्ट नहीं होता है तो पेशेंस वो अपना खो बैठते हैं, समाज का प्रेशर उन पे होता है और कई तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। अब जब ये एग्जाम दे रही होंगी, सोचिए समाज ने क्या कहा होगा, रिलेशन के लोगों ने। लेकिन जब इन्होंने सफलता अर्जित कर ली तो जो लोग इनको कुछ भी यदि बोलते होंगे, नकारात्मक शब्दों का जो भी यूज करते होंगे, आज वही लोग सबसे पहले यही आकर कहते होंगे कि हमें पता था कि आप कि जो भी आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन मुंह के पीछे क्या लोग बोलते हैं ये मत सोचिए। आप, हमारा उद्देश्य इतना है और आपका भी उद्देश्य होना चाहिए कि जब तक हमारे पास हिम्मत है, हौसला है, तब तक आप क्या करिए, पेशेंस बनाइए और एग्जाम को देते रहिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे चर्चा करते हैं। फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मूल अधिकार भाग 3 में वर्णित है। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 12 से 35 यानी आर्टिकल 12 to 35। मूल अधिकार को यानी जो फंडामेंटल राइट्स है उसे भारतीय संविधान का क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। यानी मूल अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसे मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं, इसको समझने से पहले हम जानते हैं कि मूल अधिकार होते क्या हैं। तो मूल अधिकार, आप देखें कि मूल अधिकार को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि मानव अधिकार क्या होते हैं। मानव अधिकार वह अधिकार होते हैं जो मानव होने के नाते उसे अधिकार प्राप्त हुए हैं। जैसे आप देखेंगे कि मानव कभी कभी क्या होता है कि किसी देश की सीमाओं में बंधे नहीं होता है। यानी जो मानव का अधिकार है, यानी क्या है कि जो हमारा अधिकार है, यानी मानव का जो अधिकार है वो कभी भी किसी देश की सीमाओं में क्या होता है, बंधा हुआ नहीं होता है। जैसे कि
यदि कोई बच्चा जन्म लेता है, यानी कोई भी शिशु या कोई भी बच्चा अपनी मां के गर्भ से यदि वो जन्म लेता है, तो जन्म लेते ही उसे क्या होते हैं, उसके कुछ अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो उसके मानव अधिकार होते हैं। वह बच्चा यह नहीं जानता है कि वह किस देश की सीमा के अंदर पैदा हो रहा है, या किस जाति में पैदा हो रहा है, या किस धर्म में पैदा हो रहा है। ये होते हैं उसके मानव अधिकार, जो किसी भी देश के संविधान या किसी भी विधि या किसी भी कानून के तहत बंधे नहीं होते। वहीं हम जब मूल अधिकार या मौलिक अधिकार की बात करते हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, तो मूल अधिकार यानी जो मौलिक अधिकार है वह एक क्या है, संकीर्ण अवधारणा है। संकीर्ण अवधारणा कहने का मतलब यह है कि यह जो हमारा अधिकार है यानी फंडामेंटल राइट्स है, वो क्या होते हैं, देश की कानून व्यवस्था या संविधान के तहत क्या होते हैं, बंधे होते हैं। ठीक है, ये हमारे मूल अधिकार होते हैं। मूल अधिकार लोगों को जीने का तरीका, अच्छे रहन सहन, देश में विचरण करने की स्वतंत्रता, बातचीत करने की स्वतंत्रता, या कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं दी जाती हैं। आप इसे एक सरल भाषा में समझ सकते हैं कि जब किसी भी मनुष्य को यदि वो कोई अपराध कर देता है और अपराध के दौरान उसे क्या किया जाता है, सजा दी जाती है, और सजा के बाद उसे कारावास हो जाता है, तो जब उसे कारावास हो जाता है तो मूल अधिकार लगभग उसके छीन लिए जाते हैं। जैसे कि उसे कहीं भी देश में विचरण करने की स्वतंत्रता छीन जाती है, शिक्षण संस्थाओं में, अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं में वह अध्यापन कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे जैसे जो यूनिवर्सिटी है यानी इग्नू है या राष्ट्रीय टंडन है, अन्य सारे जो मुक्त विद्यालय हैं वहां पे वो एडमिशन लेता है, और वहां पर उसी सब्जेक्ट में जो प्रैक्टिकली सब्जेक्ट नहीं है उसी की पढ़ाई लगभग कराई जाती है। तो तभी कर सकता है जब वो वहां पे क्या करे, क्लास जाए, लेकिन वो क्या है, जेल में है, तो इसलिए वो नहीं कर सकता है। सम्मेलन करने की, क्या जेल में रहते हुए कोई व्यक्ति सम्मेलन या सभा कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो ये सारी स्वतंत्रताएं क्या होती हैं, छीन जाती हैं, जो ये हमें क्या है, मूल अधिकार है, यानी हर व्यक्ति को क्या है, मूल अधिकार प्राप्त होता है। तो आज हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया कि मूल अधिकार क्या होता है। तो आप अपने जज्बा और हौसले के साथ पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए, तो हमने कहा कि जो भाग 3 है यानी जो मूल अधिकार है उसे भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं। तो ये जो मैग्ना कार्टा है का जो शब्द है लगभग इंग्लैंड से लिया गया है। 12वीं शताब्दी के आसपास की बात है। 12वीं शताब्दी के इंग्लैंड के राजा ने क्या किया कि वहां की जो जनता थी, यानी अपनी जनता को, यानी इंग्लैंड के राजा ने अपनी जनता को क्या किया, कुछ अधिकार दिए। अर्थात उन्होंने अपनी जनता को एक दस्तावेज दिया, और उसी दस्तावेज को इंग्लैंड में क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा कहा गया। और उसी मैग्ना कार्टा को हमारे भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है, उस मूल अधिकार को भारतीय संविधान में क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा कहा गया। चलिए, अब हमने समझ लिया कि मैग्ना कार्टा क्या है। हमने बात किया भाग 3 की, यानी पार्ट 3, आर्टिकल 12 to 13(5). ठीक है, तो अब हम यहां पर चर्चा करेंगे अनुच्छेद 12 यानी आर्टिकल 12। किसकी चर्चा करेंगे, आर्टिकल 12। तो अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 कहता है राज्य शब्द को क्या करता है, परिभाषित करता है। राज्य शब्द को परिभाषित करता है, यानी यहां पर राज्य शब्द का मतलब क्या है। यहां पर आप देखेंगे कि राज्य शब्द का मतलब है कि उन सभी संस्थाओं से है जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, सरकार के द्वारा की गई है। यानी
राज्य शब्द का मतलब सीधा सा है कि जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, सरकार के द्वारा की गई है, चाहे वह संस्थाएं सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, यानी सरकार द्वारा जो भी संस्थाएं हैं वो संस्थाएं क्या हों, सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। सरकार द्वारा वो सभी सरकारी संस्थाएं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ का पद यदि लेती हैं तो वो सभी चीजें क्या हैं, राज्य शब्द यानी राज्य के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, यह हुआ अनुच्छेद 12। यानी राज्य शब्द का मतलब आप सीधा सा स्टेट से मत लगाइएगा, यहां राज्य शब्द का मतलब है कि वे सभी संस्थाएं जो क्या हैं, अप्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से यदि सरकार से किसी भी प्रकार का लाभ का प्राप्त करती हैं तो क्या है, राज्य शब्द के अंतर्गत आती हैं। अब हम आगे चर्चा करते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, यानी यहां पे क्या होगा, पुनरावलोकन की बात करता है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है कि यहां पर कि न्यायपालिका को इस बात की शक्ति देता है, यानी जो हमारा न्यायपालिका यानी जो सुप्रीम कोर्ट यानी हाई कोर्ट है, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात करता है। यानी ये जो अनुच्छेद 13 है, अनुच्छेद 13 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 13 न्यायपालिका को इस बात की शक्ति देता है कि वो किसी भी विधि जो हमारे मौलिक अधिकार का हनन, यानी मौलिक अधिकार का हनन जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, यदि उसका हनन होता है तो उसका न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कर सकता है, उसका पुनरावलोकन कर सकता है। ठीक है, यानी जो भी उसमें होगा वो मामला कहां जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, और हाई कोर्ट से वह मामला सीधे कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो यदि आपके मूल अधिकार में, यानी जो आपका फंडामेंटल राइट्स यानी जो मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार में कहीं भी उसमें छेड़छाड़ होता है तो अनुच्छेद 13 के तहत उस यानी मौलिक अधिकार में क्या हो सकता है, फिर से उसमें सुधार किया जा सकता है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि आपके मूल अधिकार को छीना नहीं जा सकता है। ठीक है, अभी आप लोग के मन में प्रश्न आएगा कि कुछ तो मूल अधिकार हमारे क्या होते हैं, कुछ परिस्थितियों में खत्म कर लिए जाते हैं, तो उसकी भी चर्चा हम करेंगे, वो अपवाद क्या है। ठीक है, अभी यहां पर बस इतना समझिए। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, आगे देखेंगे कि समानता के अधिकार, यानी समानता का अधिकार क्या है। तो समानता के अधिकार का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 14 से 18। कौन कौन से आर्टिकल हैं? अनुच्छेद 14 से 18। यानी इसमें 5 प्रकार के अधिकार हैं। 5 प्रकार, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रता की, समानता के अधिकार की बात यहां पर करता है। ठीक है, और वो समानता के अधिकार कौन कौन से हैं, आइए हम उसकी चर्चा अब करते हैं। पहला है समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। यानी अनुच्छेद 14 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 14 कह रहा है विधि के समक्ष समानता। तो यानी विधि के समक्ष समानता क्या है? विधि के समक्ष समानता का मतलब है, यानी ये जो विधि के समक्ष समानता का जो शब्द लिया गया है वो हमने इंग्लैंड से लिया है। कहां से लिया है? इंग्लैंड से लिया है। और विधि के समान संरक्षण, यहां पर आप 2 शब्द देख रहे हैं। पहला है कि विधि के समक्ष समता, क्या है? विधि के समक्ष समता। दूसरा क्या कह रहा है? विधि के समान संरक्षण। और ये विधि के समान जो संरक्षण की बात कर रहा है वो हमने अमेरिका से लिया है। कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। तो संविधान पढ़ते समय छोटी छोटी बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि संविधान में जो शब्द हैं उसके कुछ अलग ही उसके अर्थ निकलते हैं। तो इसलिए कि आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हम यहां पर कह रहे हैं पहला क्या कि विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब है कि कानून किसी भी आधार पर,
यानी कानून क्या करे, कानून किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ क्या करेगी, भेदभाव नहीं करेगी। समानता का मतलब कानून जो भी है, मतलब भेदभाव करने का मतलब है कि चाहे वह व्यक्ति लंबा हो, छोटा हो, गोरा हो, काला हो, किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के साथ क्या करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, सभी के लिए क्या करेगा, समान रूप से कार्य करेगा। फिर दूसरा कह रहा है विधि के समान संरक्षण। विधि के समान के संरक्षण का मतलब, अब यहां पर कह रहा है कि आपने देखा कि विधि के समस्त समानता, और दूसरा कह रहा है कि विधि के समान संरक्षण। यहां पर कह रहा है भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन यहां पर आप देखेंगे विधि के समान संरक्षण, तो विधि के समान संरक्षण का मतलब है कि जो समाज में अलग वर्ग के लोग, जैसे महिलाएं हैं, क्या हैं, महिलाएं हैं, महिलाएं, बच्चे, एससी वर्ग के, एसटी वर्ग के, या जो हैंडीकैप यानी जो दिव्यांग लोग हैं, जो क्या हैं, दिव्यांग वर्ग के लोग हैं। तो क्या विधि, जो हम समानता की बात कर रहे हैं, तो क्या इन लोगों के प्रति वो समानता आ सकती है? नहीं आ सकती है, यह अपवाद है। जैसे कि एक पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति है, और मान लीजिए क्या है, एक पूरी तरह से कोई स्वस्थ व्यक्ति है, क्या है, ये पूरी तरह से कोई स्वस्थ व्यक्ति है, ठीक है, यानी हाथ पैर इसके सलामत हैं, अच्छी तरह से सब कुछ सही है, क्या है, यह स्वस्थ है। एक मिनट, हेल्थी है, ठीक है। और यहां पर दूसरा व्यक्ति एक है, यहां पर एक दूसरा व्यक्ति है, ठीक है। अब इसके एक हाथ है और एक हाथ मान लीजिए नहीं है, या इसके एक पैर हैं लेकिन एक पैर इसके क्या है, विकलांग है। अब इन दोनों व्यक्तियों से कहा जाए, क्या किया जाए, दौड़ लगाने को। मान लीजिए 10 किलोमीटर की क्या करनी है, दौड़ लगाना है। तो 10 किलोमीटर का यदि दौड़ लगाना है और इस दौड़ को 60 मिनट में पूरी करनी है, 60 मिनट में इस दौड़ को क्या करनी है, पूरी करनी है, तो क्या जो यह स्वस्थ व्यक्ति है और वो जो हैंडीकैप यानी जो विकलांग यानी जो दिव्यांग है, वह इस दौड़ को पूरा कर पाएगा? नहीं कर सकता है। तो अनुच्छेद 16 जहां पर अपवाद बनता है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया कि अनुच्छेद जो 14 है विधि के समान समानता। अब हम अनुच्छेद 15 की बात करते हैं। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी राज्य क्या करेगा, किसी भी व्यक्तियों को 5 आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 में क्या है, 5 आधार, और वो 5 आधार वो क्या कह रहा है, यहां पे समझिएगा, वह 5 आधार क्या क्या है। वह 5 आधार है, पहला जाति, दूसरा है धर्म, तीसरा है मूल वंश, चौथा है लिंग के आधार पर, और पांचवा है जन्म के आधार पर यानी जन्म स्थान के आधार पर। अनुच्छेद 15 साफ साफ और स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि जो राज्य है वह राज्य इन 5 आधारों पर, यानी 5 आधार जाति के आधार पर, यानी आप किस जात के हैं, ठीक है, धर्म आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जैन हैं, सिख हैं, या मूल वंश आपका मूल वंश क्या है उसके आधार पर, लिंग क्या है यानी पुरुष हैं या महिला हैं, जन्म स्थान आप उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, बिहार में पैदा हुए या भारत के किसी अन्य राज्य में पैदा हुए, तो ठीक है, इनको 5 के आधार पर आप किसी भी क्या कर सकते हैं,
भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो है, लेकिन ठीक है, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 16। और अनुच्छेद 16 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 16 कह रहा है कि रोजगार में अवसर की समानता। क्या कह रहा है? रोजगार में अवसर की समानता, सभी लोगों को समान रूप से यानी उनकी योग्यता के अनुसार क्या किया जाएगा? रोजगार दिया जाएगा। आप देखते हैं कि एसएससी हुआ, चाहे एसएससी के थ्रू जो भी एग्जाम होते हैं, या यूपीएससी के थ्रू, या स्टेट के थ्रू जो भी एग्जाम होते हैं, तो जो योग्यता होती है उस योग्यता के आधार पर क्या होता है? उनका सिलेक्शन लिया जाता है, ठीक है। तो बात वही यहां पे कह रहा है कि रोजगार में किसकी बात कर? रोजगार में अवसर की समानता यहां पे कह रहा है। लेकिन यहां पे यह भी है कि राज्य किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ क्या करेगा? कोई भेदभाव नहीं करेगा। और वो आधार क्या है? वहां पे हमने अनुच्छेद 15 में 5 आधार देखा, लेकिन अनुच्छेद 16 में हम देखेंगे कि जो आधार है, अनुच्छेद 16 में जो आधार दिए गए हैं, एक मिनट, अनुच्छेद 16 में वो आधार क्या? अनुच्छेद 16 में 7 आधार की बात करता है। 7 आधार वो कौन कौन से हैं? तो जो पहले वाले 5 आधार थे, वो 5 आधार क्या हैं? जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान। तो ये तो हमने अनुच्छेद 15 में देख लिया था। ये अनुच्छेद 15 में 5 थे, ठीक है। अब यहां पर जो 7 यानी जो 2 अन्य आधार हैं, वो क्या 2 अन्य हैं? उद्भव के आधार पर, उद्भव के आधार पर, और 7वां हम बात करेंगे निवास के आधार पर। निवास के आधार पर, पहले तो ये निवास के आधार पर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर का था, लेकिन अब वो भी क्या हुआ मामला, जैसे अनुच्छेद 370 हटा, ये भी खत्म हो गया। तो ठीक है, तो यानी अनुच्छेद 16 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 16 कह रहा है कि रोजगार में अवसर की समानता, और अवसर की समानता यानी किस आधार पर? वो आधार होगा इन 7 आधारों के आधार पर। यानी वो 7 आधार क्या है? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, या जन्म उद्भव के आधार और निवास के आधार पर क्या करेगा? राज्य किसी भी प्रकार का यानी रोजगार में क्या करेगा? उनके अवसर की समानता देगा। अब यहां पर अपवाद की स्थिति क्या है? हम अपवाद को समझें। अपवाद अनुच्छेद 16 का जो क्लॉज 3 है, वो अपवाद है। वो अपवाद क्या है कि राज्य चाहे तो निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है, लेकिन इसका अधिकार संसद के पास है। आप देखें राज्य क्या करे, सीधा सा स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि निवास के आधार पर, जो 6वां लास्ट में हमने देखा कि निवास के आधार पर क्या कर सकता है? भेदभाव कर सकता है, रोजगार में अवसर नहीं दे सकता है। कैसे कि आप देखेंगे जब स्टेट पीसीएस का एग्जाम होता है, तो स्टेट पीसीएस के एग्जाम में कुछ ऐसे स्पेशल राज्य होते हैं, वो क्या करता है कि अपने लोगों को ही वहां पर सिलेक्शन लेता है। अदर स्टेट के लोग वहां पर जाकर जॉब नहीं कर सकते हैं, यानी वहां पे नौकरी में भाग नहीं ले सकते हैं। अदर भी आप देखें कि जो आपको आरक्षण यानी एससी एसटी या ओबीसी आरक्षण की बात करता है, आप यूपी में चले जाएं, बिहार में चले जाएं, राजस्थान में चले जाएं, तो जो वहां के ओबीसी हैं, यानी मान लीजिए यूपी का कैंडिडेट है, यानी यूपी का कैंडिडेट है और वो कहां है? राजस्थान का एग्जाम दे रहा है। अब जो यहां पर विद्यार्थी हैं वो क्या कर रहे हैं? मान लीजिए वो ओबीसी का है, एससी वर्ग का है या एसटी वर्ग का है, ठीक है। अब जब यह एग्जाम देने कहां जा रहा है? राजस्थान जा रहा है, तो यहां पर इनका जो आरक्षण है वो समाप्त कर दिया जाता है, और यहां पर वो जो एग्जाम देगा क्या होगा? जनरल वर्ग के आधार पर देता है। तो ठीक है, तो यहां पर वही कह रहा है कि राज्य क्या कर रहा है? निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है, और राज्य ऐसा करता है, लेकिन कब करता है? इसका अधिकार क्या है? संसद के पास है।
संसद जब उनको अधिकार यह दे देगा तो राज्य ऐसा भेदभाव कर सकता है। ये रहा हमारा अपवाद का विषय। ठीक है, कह रहा है इसका उदाहरण, तो 98 संविधान संशोधन के अनुच्छेद 371 जे जो इसका उदाहरण है। ठीक है, अब चलिए, ये आप लोग के लिए नहीं है, अब हम आगे चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत का मतलब छुआछूत का अंत। छुआछूत किसे कहते हैं? तो आप देखेंगे कि मनुस्मृति में एक कहानी है, या कह सकते हैं मनुस्मृति में यह लिखा गया है कि एक ब्राह्मण महिला किसी क्षुद्र आदमी को क्या करती है? देख लेती है। जब वह उन्हें देख लेती हैं तो अपने घर जाती हैं और घर जाने के बाद अपनी आंखों को क्या करती हैं? शुद्ध जल से उसको साफ करती हैं। तो ये हमारे देश में, हमारे समाज में छुआछूत की स्थिति थी। आप देखें कि जब अंग्रेज आए भारत में, तो वहां पर भी देखेंगे कि जिस रास्ते से गोरे लोग गुजरते थे, तो वहां पर भी हम यह देखते हैं कि उस रास्ते को क्या कर दिया जाता है? खाली कर दिया जाता था। उनकी परछाई भी उन पे नहीं पड़नी चाहिए। वो ऐसा मानते थे कि जो भारतीय लोग हैं वो क्या हैं? असभ्य हैं। आज भी हमारे समाज में देखते हैं, गांव में जो लोग गांव से हैं वो जानते होंगे और वो देखते होंगे कि जो निम्न तबके वर्ग का लोग हैं, यदि गांव का हम संरचना देखें कि मान लीजिए यह किसी गांव की यदि संरचना है, क्या है? यह गांव की संरचना है। ठीक है, यह आपका नॉर्थ है और यह साउथ है। ठीक है, यह वेस्ट और यह ईस्ट। गांव की मान लीजिए यह एक क्या है? एक प्रकार की संरचना है। तो ऊपरी वर्ग और निचला वर्ग, तो जो गांव में निम्न वर्ग के लोग होते हैं, तो वहां की जो उनकी जो संख्या, जो लोग वहां पे रहते हैं वो कहां पे रहते हैं? दक्षिणी वाले भाग में क्या करते हैं? उनका निवास स्थान होता है। तो यह आज भी परंपरा गांव में कहीं कहीं देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसका यानी जब हमारे जो संविधान निर्माता थे, जब संविधान के हमारा निर्माण किया जा रहा था, तो इसको भली बात लोगों ने समझा। इसका विरोध राजा राम मोहन राय ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत के लिए क्या किया था? बहुत कड़े कदम उठाए थे, चाहे दयानंद सरस्वती हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो। ठीक है, तो इसी को देख करके अस्पृश्यता का क्या किया गया, यानी छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 के तहत किया गया था। और इसके तहत कुछ कानून, कुछ प्रावधान, इसमें सजा का प्रावधान भी दिया गया। इस बात को अंबेडकर, जैसे कि आप देखें कि इमेज के माध्यम से कि यह जो तालाब है, ये क्या देख रहे हैं आप? तालाब देख रहे हैं। तो इस तालाब, यह तालाब है, तो इस तालाब का पानी, या यह मान लीजिए कुआं है, उस कुएं का पानी सिर्फ उच्च वर्ग के लोग ही पी सकते हैं। निम्न वर्ग के लोग इस तालाब के या कुएं का पानी नहीं पी सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए यह क्या है? प्लेग्राउंड है। क्या है? यह प्लेग्राउंड है। तो इस खेल के मैदान में उच्च वर्ग के लोग ही खेल सकते हैं, निम्न वर्ग के लोग यहाँ पर खेल नहीं सकते हैं, या व्यायाम नहीं कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं कर सकते हैं। मंदिर में देखें, मंदिर में अभी आपने सबरीमाला केस देखा, कई ऐसे मामले आपने देखा कि जहां पर महिलाओं को रोक लगा दिया गया था, महिलाएं नहीं जा सकती हैं। तो अनुच्छेद 17 का कहने का मतलब है कि छुआछूत को दूर किया जाए। ठीक है, तो जब इस बात को अंबेडकर जी ने बहुत अच्छे तरीके से महसूस किया था और समझा था कि यदि इसको दूर नहीं किया जाए तो आगे भविष्य में क्या होगा? बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो जब भीमराव अंबेडकर स्कूल में जाते थे
तो स्कूल में यदि हैंड पैप है, जो पानी पीने वाला जो नलका है या जो टोटी है, यदि पानी पी रहे हैं तो उस टोटी का पानी या उस हैंड पैप को कौन चलाए? वो खुद नहीं छू सकता है, क्योंकि वो क्या थे, एक निम्न वर्ग से थे, इसलिए वो छू नहीं सकते थे। तो इसी को दूर करने के लिए अनुच्छेद 17 लाया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 18 की। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। तो उपाधियों का अंत क्या है? तो आप देखें, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो लोगों को राजा की उपाधि, महाराजा, दीवान, राय बहादुर, राय साहब या राय बहादुर, इत्यादि उपाधियां उनको दी जाती थी। लेकिन जब अपना देश स्वतंत्र हुआ तो इन सारी उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। इन सारी उपाधियों को क्या किया? समाप्त कर दिया गया। अब कहा गया कि फिर कौन से लोग उपाधि धारण कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे जब ये उपाधि जब किसी एक को मिल गया था तो क्या हुआ था? वंशानुगति हो गया था, यानी पिता के बाद यह उपाधि किसको चला जाता था? पुत्र को चला जाता था। लेकिन जब देश स्वतंत्र हुआ, इन सारी उपाधियों को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। और इन उपाधियों को समाप्त करके सिर्फ 2 उपाधियां रख सकता है। और कौन कौन सी उपाधियां हैं? यदि वह व्यक्ति सेना में हो और सेना के तहत उसे उपाधि प्राप्त किया हो, या उसने शिक्षा के क्षेत्र में, यानी जो शिक्षा के क्षेत्र में जो डॉक्टर की उपाधि मिलती है, यानी सेना और शिक्षा के क्षेत्र में जो उपाधियां मिलती हैं, उन्हीं उपाधियों को वह धारण कर सकता है, अन्य उपाधियों को धारण नहीं कर सकता है। यह इसका अपवाद है। यानी अनुच्छेद 18 का यह क्या है? अपवाद है कि सिर्फ 2 उपाधियां, सेना की उपाधि और शिक्षा की उपाधि धारण कर सकता है। अब आप लोग के मन में यह प्रश्न उठता हो, यदि हमें वह उपाधि किसी दूसरे देश से प्राप्त हो तो क्या हम उस उपाधि को धारण कर सकते हैं? जी हां, आप उस उपाधि को धारण कर सकते हैं, लेकिन उस उपाधि को धारण करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति होनी आवश्यक है। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं पर हम समाप्त करते हैं। फिर हम कल पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।